तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेर, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है वो क्लास 12 वालों के लिए है। जो चैप्टर का नाम है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों में जो है लैंगिक जनन, ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में, ठीक है, ये चैप्टर जो आपका कौन सा होगा, तो वो होगा भैया चैप्टर आपका 1 होगा, यानी कि अध्याय 1 होगा, और ये क्लास 12 वालों के लिए है। ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या फिर बिहार बोर्ड के हों, उन सभी के लिए भी है, और जो नीट की तैयारी कर रहे हों उन लोगों के लिए भी है, लेकिन हिंदी मीडियम से जो हों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप मतलब ऐसे पौधे, ऐसे पादप जिनमें पुष्प होते हों। अब उनमें कह रहा लैंगिक जनन क्या होना चाहिए, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया है। तो ऐसे चीज़ जिससे उत्पन्न जो संतानें हों, ठीक है, ऐसी जनन जिससे उत्पन्न संतानें जनक के भिन्न हो। जैसे मनुष्य जो होता है, इस मनुष्य में भी लैंगिक जनन होता है। लैंगिक में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो नर की, दूसरा मादा की आवश्यकता पड़ती है। तो पुरुष में भी क्या होता है, कि मनुष्य में क्या होता है, नर अलग होता है और नर अलग होता है और मादा अलग होता है। जब ये दोनों का संलयन होता है, जो जब मिलते हैं तभी जा करके एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, कि नया संतान की उत्पत्ति होती है। तो सिंपल भाषा में आप क्या कर सकते हैं कि लैंगिक जनन वह जनन है जिससे, ठीक है, उत्पन्न संतानें अपने जनक से भिन्न होते हैं, अपने जनक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ चलेंगे। चलिए भाई, अब इसको हम क्या कर देते हैं, रफ करते हैं, और इसके बारे में हम जानकारी और ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसके 3 हिस्से आते हैं। लैंगिक जनन के कितने भाग आते हैं, 3 भाग आते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यानी लैंगिक जनन के जो पुष्पीय वाले पौधे हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। तो ये तुम्हारा कौन सा रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो इसको हमने क्या बताया कि जो पुष्पीय पौधे पादप होते हैं उनमें 3 हिस्से होते हैं, मतलब 3 स्टेज होते हैं। पुष्पीय पादपों में कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो पहला स्टेज जो आपका बनेगा, तो ऐसे आप लोग जो है अपने नोट्स में बना लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, मैं और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, मैं आपको लिखाऊंगा भी कैसे कैसे आपको लिखना भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने आपको क्या बताया कि इसमें जो आपका आएगा पहला वाला, वो आएगा निषेचन पूर्व घटना, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन। प्री होता है और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होगा, इवेंट का मतलब होता है घटना। ठीक है, तो इवेंट्स। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो पहला वाला घटना है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरी जो घटना होगी उसको बोलेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और तीसरे को बोलेंगे, ठीक है, तीसरी जो घटना होगी वो होगा पास्ट। क्या होगा, पास्ट
फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। क्या बोलते हैं? निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन पूर्व घटना। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको हम निषेचन पूर्व घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, और इसको बोलते हैं निषेचन। मतलब ये निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएं हो जाती हैं पुष्प में, ये बताना है। उसके बाद निषेचन में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, ये बताना है। फिर उसके बाद क्या है, निषेचन पश्च घटना। अब जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं घटित होंगी, ये हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है, ये हमको देख लेना है। सबसे पहले चीज़ तो निषेचन पूर्व घटना में आपको कौन कौन सी हेडिंगें पढ़नी है, तो पुंकेसर पढ़ना है। पहला कौन सा पढ़ना होगा? पुंकेसर। ठीक है, कौन पढ़ना है? पुंकेसर। अब ये पुंकेसर के बाद भी आपको क्या पढ़ना है, उसके अंतर्गत प्रागकोश। क्या पढ़ना है? प्रागकोश। ठीक है, पुंकेसर, प्रागकोश, और क्या चीज़ें पढ़ने हैं? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, और भी पढ़ने हैं लघु बीजाणु जनन पढ़ने हैं। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। उसके बाद ये तो रहा ए वाले में, अब बी वाले में भी पढ़ना है, माने कि अंडप। क्या पढ़ने हैं? अंडप। क्या पढ़ना है? अंडप। अंडप के अंतर्गत कौन होता है? अंडप कहाँ होते हैं? अंडाशय। कहाँ होते हैं? अंडाशय। ये हो गया। उसके बाद क्या है? क्या बोलते हैं इसको? बीजाणु। क्या पढ़ते हैं? बीजाणु, जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी। बीजाणु जिसको बोलेंगे गुरु बीजाणु धानी। बीजाणु को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी। ये हो गया। उसके बाद भी आपको पढ़ने हैं, तो उसके बाद क्या पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद जो आपको पढ़ने हैं उसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। क्या नाम होगा? गुरु बीजाणु जनन। ये भैया इंपॉर्टेंट बहुत है, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अब इतना इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, और मैंने आपको बताया इतना चीज़ें आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा कि पुंकेसर, प्रागकोश, ठीक है, लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु जनन, अंडप और अंडाशय, बीजाणु और गुरु बीजाणु जनन। अब निषेचन में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो निषेचन में आपको जो पढ़ने हैं वो है निषेचन। क्या पढ़ना है आपको? निषेचन पढ़ना है। ठीक है, यानी निषेचन किसे कहते हैं, ये सब पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? द्वि निषेचन भी पढ़ना है। द्वि निषेचन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्वि निषेचन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा युग्मक संलयन, युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन, त्रिसंलयन। ये चीज़ें आपको पढ़ना है।
अब उसके बाद है निषेचन पश्च घटना में। तो निषेचन पश्च घटना में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो निषेचन पश्च घटना की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पढ़ना है क्या है, सबसे पहले चीज तो पढ़ना होगा भ्रूण पोष का विकास। क्या पढ़ना है, भ्रूण पोष का विकास, भ्रूण पोष का विकास। दूसरा क्या पढ़ना है, भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास। तीसरा क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है, भ्रूण के विकास में पढ़ने क्या क्या है भी देख लो। तो हो गया पहला तुम्हारा बीज, फल, ठीक है, बीज भी पढ़ने हैं, फल के बारे में पढ़ने हैं, और पढ़ने हैं इसमें असंघ, असंघ जनन भी पढ़ने हैं, असंघ जनन व बहुभ्रूणता भी पढ़ना है, बहुभ्रूणता। अब इतना चीज आपको टोटली पढ़ने हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना। क्या पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटना। बाकी हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटना की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, निषेचन पूर्व घटना में, ठीक है। तो सबसे पहले चीज निषेचन के पहले जो है पुष्प में क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में आपको जानकारी लेना है, ठीक है। पुष्प में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, ये कॉपी के बीचों बीच पड़ेगी, मतलब जो है उसके बीचों बीच पड़ेगी, आपको ना लाइन के बीचों बीच पड़ेगा, ठीक है, निषेचन पूर्व घटना में, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब मैं बात कर लेता हूँ उसके अंतर्गत हेडिंग की। तो इसके अंतर्गत जो हेडिंग पड़ेगी वो आपका कौन सा होगा, तो वो हेडिंग से जो आपके होंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे पुष्प की संरचना। क्या बोलेंगे, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें तो ये हेडिंग आपकी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको पुष्प की संरचना के बारे में जानकारी ले लेना है। तो मैं पुष्प की फिगर यहाँ पे बना देता हूँ और उसके एक एक अंग के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, पुष्प की संरचना में यहाँ पे आपको अंग वगैरह सब कुछ याद रखने होंगे, ठीक है, जो एक एक हेडिंग करके मैं लिखाऊंगा भी, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाहर जो बनेगा वो ध्यान में रखिएगा। इसके बाहर अगर हम बनाना चाहेंगे, ठीक है, इसके बाहर, तो ये तुम्हारा क्या नाम है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को बनाएंगे। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बनाया, अगला क्या बनाएंगे इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और बनाना चाहते बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो ये वाला बनाएंगे, ये पुष्पासन वाला बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इस तरीके से बनाएं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर जो होगा वो परागकोश होगा। ये रहा, मैंने फिगर आपको पूरा बना करके दिखा दिया, ठीक है।
मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा ये इस प्रकार से हरे कलर से ये भी मैंने बना दिया, ठीक है, जो कली अवस्था में काम करती है। अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, इसके बीच में भी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बीच में जो होगा ये होगा बीजांडाशय, जिसके अंदर बीज रहते हैं, जिसके अंदर क्या रहते हैं, बीज रहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में समझा देता हूँ। समझाता क्या हूँ इसके बारे में, पहले समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर से देखेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डंठल नुमा संरचना दिखाई देती है पुष्प की, जिससे ये क्या होती है, जुड़ी होती हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल। इसको हम बोलते हैं पेडिकल, ठीक है। पेडिकल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। तो क्लियर हो गया। अब जस्ट इसी के ऊपर आ जाते हैं, इस वाले की बात करते हैं, जो गुब्बारे नुमा फूली हुई संरचना होती है। इसको बोलते हैं थाइलस। क्या बोलते हैं, थाइलमस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, ये बीच वाले संरचना को क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ जो आप ये बाहर देख रहे हैं, ये जो हरे कलर का बाहर हिस्सा देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेपल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, बाह्य दल। बाह्य दल, ठीक है। अब इसी के जस्ट ऊपर ये लाल कलर का जो हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल, जिसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। जो जिसका कलर एक होता है, ठीक है, ये रंगीन भाग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे गुड़हल का फूल होगा, उस पर जो रेड कलर के जो होते हैं, उसी को बोलते हैं दल, ठीक है। और उसी के नीचे जो हरे कलर का होता है, उसको बोलते हैं सेपल, ठीक है। जिस पे पुष्प आश्रित होता, मतलब जैसे पुष्प है, इसी पर अगर ये बैठा है पुष्प, तो उसको बोलेंगे पुष्पासन। और जिस डंठल से वो जुड़ा होता है, जिस डंठल से, उसको बोलते हैं पुष्प वृंत। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो ये डंठल नुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है हरे कलर का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, तो डंठल वाले संरचना को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। इस वाले संरचना को क्या बोलते हैं, तो फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। उसके बाद ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, एंथर, यानी कि परागकोश, ठीक है, परागकोश। ये मैंने पुष्प के बारे में आपको इतना देखा बता दिया, ठीक है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर परागकोश को देखना है तो ध्यान रखिएगा, जो ये क्या नाम है, धतूरे का जो पुष्प होता है ना, उसमें आपको दिखाई देगा अच्छे तरीके से। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। ये तो रहा, मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान सुनिएगा, अब मैं इसके बारे में जानकारी ले लेता हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एकदम ऐसे फूला हुआ संरचना में, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा। क्या बोलते हैं उसको, स्टिग्मा।
स्टिग्मा, ठीक है, यानी कि वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं उसको, वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, यहां से जो ये नली आती है यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस नली को हम लोग बोलते हैं वर्तिका नली, या फिर ठीक है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका नली, यानी कि स्टाइल, कहते हैं ना कौन स्टाइल मारा था, कौन फैशन मारा था, तो वही है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल यानी कि वर्तिका, कौन सी होती है, वर्तिका या फिर वर्तिका नली, वर्तिका या फिर वर्तिका नली। तो मैंने इतना आपको बताया। अब समझिएगा, यहाँ से जो ये फूला हुआ संरचना दिखाई दे रहा है, जो ये नीले कलर का है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो नीले कलर वाले संरचना को हम बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी, क्या बोलते हैं इसको, ओवरी, ठीक है, ओवरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है, ये रहा ओवरी के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये जो बीच में आपको संरचना दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो इस वाले को जो बोलते हैं उसका नाम होगा बीजांड, क्या नाम होगा, बीजांड, यानी कि ओव्यूल्स, ओव्यूल्स, ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे, ठीक है, ये क्या है, बीजांड है। अब इसमें समझिएगा, ये मैंने आपको बीजांड बताया, यहीं पर एक छोटा सा बिंदी टाइप का होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा यानी कि अपरा, क्या बोलते हैं, अपरा यानी कि प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा यानी जिसको बोलते हैं अपरा, क्या बोलते हैं, अपरा यानी प्लेसेंटा। तो मैंने आपको एक एक भाग करके बताया। अब समझिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, जैसे ये जो बाह्य दल है भैया, जब ये एक होगा, केवल एक का हुई भैया, तब उसको कहेंगे बाह्य दल। लेकिन अगर ये इसी का गुच्छा होगा या फिर इसी का समूह होगा, ठीक है, ये ग्रुप वाइज होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, जब ये ग्रुप वाइज होगा तो सेपल को हम बोलेंगे, ठीक है, काइलिक्स, क्या बोलेंगे, काइलिक्स बोलेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। पुंज तब बोलेंगे जब पूरा ग्रुप होगा, पूरा समूह होगा, तब पुंज बोलेंगे। और वैसे इसका भी है पेटल का, जब पेटल एक होगा तब उसे हम पेटल बोलेंगे, जब ये ग्रुप में होंगे तब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कोरोला, क्या बोलेंगे, कोरोला, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कोरोला बोलेंगे, ठीक है। कोरोला, जिसको बोलते हैं दल पुंज, ठीक है, क्या बोलते हैं, दल पुंज। अब समझिएगा, परागकोश पुंग तंतु को जब हम मिलाते हैं तो दोनों क्या कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, परागकोश और पुंकेसर, जब हम मिलाते हैं पुंग तंतु को और परागकोश को, तो उसी को बोलते हैं पुंकेसर, क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है, क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है जिसको बोलते हैं स्टेमन, क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है, पुंकेसर बोलते हैं उसी को। अब समझिएगा, जब हम वर्तिका यानी कि स्टाइल, जब हम वर्तिकाग्र और वर्तिका को मिलाते हैं, जब हम वर्तिका और वर्तिकाग्र को, और एक चीज़ और समझिएगा, ये अंडाशय को जब हम इन तीनों को मिला देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये 3, जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं, तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, जब हम मिलाते हैं आपस में तो इन्हीं तीनों को मिलाने के बाद इसको हम कहते हैं स्त्री केसर, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, यानी कि बोलते हैं पिस्टिल, क्या बोलते हैं, पिस्टिल, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्त्री केसर, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, यानी कि
पिस्टिल। तो मैंने आपको एक एक करके हर एक अंग के बारे में, पुष्प के मैंने बताया, ठीक है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। अब उसके बाद में बात कर लेता हूँ इसके एक एक अंग के बारे में। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पुष्प वृंत होता है, ये पुष्प वृंत क्या होता है, ये किसी तना से लगा होकर के, लग करके, ठीक है, पुष्पासन तक जुड़ा होता है। पुष्पासन क्या होता है? पुष्पासन एक ऐसी हिस्सा होती है पुष्प का जिस पे पूरा पुष्प क्या होता है, आश्रित होता है, यानी कि उसी पर आकर के बैठा रहता है। और यहाँ पे छोटा सा छिद्र होता है जो क्या होता है, उसमें जब बीजाणु इसमें चले आएंगे, जब बीजाणु क्या बोलते हैं उसको, बीज जब इसमें चले आएंगे, जब धीरे धीरे परिपक्व होकर पुष्पासन जब फल बनाता है तो फल बहुत मीठे होते हैं। फल क्या होते हैं? बहुत मीठे होते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, यहाँ जो बाह्य दल है और बाह्य दल पुंज जो है, ये क्या काम करता है? जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तब उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है, ताकि उस पर क्या हो, कीड़े मकोड़े ना लगे, कोई चिड़िया वगैरह उसको ना खा ले, ठीक है, इसलिए होता है। ये हरे कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद जो दल पुंज होता है, ये रंगीन हिस्सा होता है ताकि कीटों को आकर्षित करे, ठीक है। जो कीट होते हैं ताकि परागण करने में आसानी हो, जब ये कीट को आकर्षित करेगा तब परागण की प्रक्रिया इसमें अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो ये लगा होता है, ये तंतु जो होता है, जो पूतंतु जिसको बोलते हैं फिलामेंट, ये बहुत नाजुक चीज़ होता है, बीच में खोखला सा होता है, ठीक है। इसमें पानी वगैरह भरे होते हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसके, एंथर यानी कि परागकोश की। तो परागकोश के अंदर भरा होता है परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, यानी कि परागकण भरे होते हैं। और वही परागकण को हम नर युग्मक कहते हैं। और जब इन दोनों को मिला देते हैं, यानी कि परागकोश और पूतंतु को जब मिलाते हैं तो दोनों क्या बनते हैं? पुंकेसर यानी कि स्टैमेन बनते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ आते हैं, यहाँ पर जो ये नीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा गोल संरचना, इसको बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी बोलते हैं। अब अंडाशय के अंदर होता है बीजांडाशय, ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। अब बीजांड के अंदर क्या होंगे? बीज पाए जाएंगे, जिसको हम सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड, जो यहाँ पर धसे होते हैं, ठीक है। क्या होता है? यहाँ पर सीड होते हैं, यानी कि बीज होते हैं। अब जो बीज होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक चीज़ एक जो है, इससे बीज से क्या होते हैं, ये जो पूरा बीजांड होता है उसी से क्या होता है, एक जुड़ा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, यानी कि अपरा। अपरा का काम क्या होता है? ये पूरे जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं सबको क्या कर लेता है? खींच करके पूरे बीज में ले जा करके ट्रांसफर करता है, यानी कि दे देता है। अब उसके बाद आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक नली जो गर्दन की सुराही नुमा, जैसे हमारी ना इस तरीके से एक संरचना बना रही है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्तिका नली बोलेंगे, यानी कि स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। इसी के जरिए क्या होता है? एक पराग नली बनता। कब बनेगा? जब इसमें परागकण आकर के इस पे बैठेगा तब ये नली बनाएगा, ठीक है। वो अलग प्रोसेस में आपको बताऊंगा। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र जो होता है, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। वर्तिकाग्र पर परागण की प्रक्रिया होती है। जितने भी परागकण होते हैं सब आकर के इसी पे बैठते हैं, उसके बाद परागण की प्रक्रिया आराम से होती है, ठीक है। तो ये मैंने पुष्प के बारे में आपको बताया। अब आप लोग क्या करिए, एक एक हेडिंग बाय हेडिंग करके लिखते चलिएगा। आप लोग पहले इसका फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। पुष्प का फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे करके बनाइएगा, ठीक है। और चलिए अब आप लोग हेडिंग डालेंगे। क्या चीज़? सबसे पहले चीज़ तो आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, पुष्प वृंत, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? पेडिकल। पुष्प वृंत। आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे पुष्प वृंत, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो पुष्प वृंत होगा, क्या हेडिंग डालेंगे? पुष्प वृंत। पुष्प वृंत में आप लिखेंगे क्या? ठीक है, ये हेडिंग लगाएंगे, पुष्प वृंत। पुष्प वृंत में लिखेंगे, पुष्प में समानतः एक वृंत होता है। पुष्प में समानतः एक वृंत होता है, जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। एक हो गया। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे थैलमस, यानी कि पुष्पासन। ये हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। पुष्पासन यानी कि थैलमस, पुष्पासन हेडिंग लगाएंगे। उसको लिखेंगे क्या चीज़? वृंत के ऊपर। किसके ऊपर? वृंत के ऊपर। तो वृंत के ऊपर खुली हुई संरचना, वृंत के ऊपर फूली हुई संरचना। कैसी संरचना? वृंत के ऊपर फूली हुई संरचना को, ठीक है, थैलमस कहते हैं, यानी कि पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। यह पुष्प को
यह क्या करता है, पुष्प को अपने ऊपर स्थिर करता है, या पुष्प को क्या करता है, अपने ऊपर जो है स्थिर कर लेता है। ये हो गया। उसके बाद समझिएगा इसमें कुछ सहायक चक्र भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं एक, ठीक है, एसेंटियल होते हैं, ठीक है, एसेंटियल साइकिल होते हैं, जिसको बोलते हैं आवश्यक चक्र। अब बात कर लेते हैं सहायक चक्र और आवश्यक चक्र क्या होते हैं। सहायक चक्र उसे कहा जाता है जो पुष्प में सहायता करते हो। जैसे सहायक चक्र में तुम्हारे कौन आएंगे, मैं बात कर लेता हूँ कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स हो गया और कोरोला, ये तुम्हारे सहायक में, मतलब देखो केवल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सहायक में, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसेंडिंग, ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब इसमें से आएगा, और ये भी तुम्हारा आएगा सहायक में, ठीक है। तो ये दोनों किस में आएंगे, सहायक में आ जाएंगे, ठीक है, सहायक में। अब उसके बाद कह रहा है इसमें, ठीक है, क्या चाहिए, आवश्यक चक्र में। तो आवश्यक चक्र में कौन कौन आएंगे, ठीक है, तो आवश्यक चक्र में तुम्हारे आएंगे पुमंग और, ठीक है, जयांग। पुमंग किसे कहते हैं, तो पुमंग जो होता है ये पुंकेसर का हिस्सा होता है, इसी को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। पुमंग के अंदर पुंकेसर होता है। उसके बाद एक होता है स्त्री केसर वाला, यानी कि जिसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं गायनोसियम। क्या बोलते हैं, गायनोसियम, ठीक है, गायनोसियम, ठीक है। ये क्या होता है, स्त्री का मादा भाग होता है, और एक पुरुष का नर भाग होता है। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम। अब समझते हैं, इतना तो आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है बाह्य दल पुंज। कौन हेडिंग लगाना है, बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है बाह्य दल पुंज, ये हेडिंग लगाएंगे। अब लिखेंगे बाह्य दल पुंज में, लिखेंगे कि यह पुष्प में पाए जाने वाले, यह पुष्प में पाए जाने वाले बाह्य भाग होते हैं जो हरे रंग का होता है। जो कैसा होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। इसके एक इकाई को सेपल कहते हैं। इसके एक इकाई को इसके एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं, यानी सेपल कहते हैं। यह पुष्प की कली अवस्था में, यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। इतना लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे क्या चीज़ आप लोग, कोरोला। क्या हेडिंग लगाएंगे, कोरोला, ठीक है, यानी कि दल पुंज। लिखेंगे उसमें कि कोरोला कैलिक्स के भीतर स्थित होता है। मतलब जब कली अवस्था में होता है तब क्या होता है, इसके भीतर तो होता है बाह्य दल के। तो क्या लिखेंगे, कोरोला यानी कि दल पुंज बाह्य दल पुंज के भीतर स्थित होता है। आगे लिखेंगे इसके एक इकाई को दल यानी कि पेटल कहते हैं। यह रंगीन होता है, यह रंगीन होता है, पेटल परागण में सहायक होते हैं, पेटल परागण में सहायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब हेडिंग लगाएंगे पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। क्या हेडिंग लगाएंगे, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। ये लिखेंगे कोरोला के भीतर एंड्रोसियम पाया जाता है, यानी कि ये कोरोला है, कोरोला के भीतर क्या होता है, ये एंड्रोसियम होते हैं, ठीक है। कोरोला के भीतर एंड्रोसियम यानी कि पुमंग पाए जाते हैं। इसके एक इकाई को स्टेमन कहते हैं, ठीक है। इसके ई वाले भाग को क्या कहेंगे, एक इकाई को बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे, यानी कि पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। इसके एक इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। यह पुष्प का ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि यह पुष्प का नर जननांग होता है। कौन, ये पुष्प का नर जननांग होते हैं तथा आवश्यक अंग होते हैं, तथा आवश्यक अंग भी होते हैं। उसके बाद स्टेमन का निर्माण एंथर से होता है। स्टेमन का निर्माण यानी कि पुंकेसर का निर्माण परागकोश से होता है। पुंकेसर का निर्माण कैसे होता है, परागकोश से होता है। एंथर, ठीक है, एंथर योजी तथा फिलामेंट से मिलकर बना होता है। एंथर क्या होता है, एंथर यानी कि परागकोश किससे बना होता है, ठीक है, फिलामेंट यानी कि पूतंतु, और यहाँ पे लगा होता है योजी। क्या लगा होता है, योजी,
जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ठीक है, योजी से जुड़ा होता है। किससे? एंथर और योजी से बना होता है। सॉरी, एंथर किससे बना होता है? तो वो बना होता है योजी और पुतंतु से मिलकर बना होता है। इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद एंथर में पॉलन ग्रेन, एंथर में यानी कि परागकोश में, ठीक है, पॉलन ग्रेन मतलब क्या होता है? परागकण। परागकोश में परागकण को लघु बीजाणु भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंथर यानी कि परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है, या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे क्या चीज़? ठीक है, गायनोसियम यानी कि जायांग। क्या लगाएंगे हेडिंग? जायांग यानी कि गायनोसियम। लिखेंगे एंडोसियम के भीतर, एंडोसियम के भीतर, ठीक है, इसके भीतर, एंडोसियम के भीतर गायनोसियम होता है। एंडोसियम के भीतर यानी कि पुमंग के भीतर जायांग होता है। यह पुष्प का आवश्यक भाग है। या पुष्प का कैसा भाग है? तो आवश्यक भाग। कैसा भाग है? पुष्प का आवश्यक भाग है। ठीक है, तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मादा जनन अंग होता है। कैसा होता है? मादा जनन अंग होता है। आगे इसकी इकाई को, ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉर्पल्स, यानी कि जिसको बोलते हैं अंडप। इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पल्स। इसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे? अंडप बोलेंगे। ठीक है, पूरी इकाई को क्या बोलते हैं? इसकी इकाई को हम कॉर्पल्स यानी कि अंडप कहते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं। अंडप के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आगे लिखिएगा कौन कौन से? ओवरी, पहला कौन सा होगा? ओवरी पहला भाग हो गया। दूसरा स्टाइल, दूसरा कौन सा होगा? स्टाइल, ये हो गया। तीसरा कौन सा होगा? स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों भाग हो गए। आगे लिखेंगे आप कि कॉर्पल का फूला हुआ भाग, कॉर्पल का ये जो है ना भैया, कॉर्पल मतलब अंडा, अंडप का फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। ओवरी में ओव्यूल्स तथा, ठीक है, क्या होते हैं? प्लेसेंटा पाए जाते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स तथा प्लेसेंटा, यानी कि ओवरी में, अंडाशय में बीजांड और अपरा पाए जाते हैं। इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद आगे लिखेंगे कि अंडकोश के, जो अंडकोश होते हैं ना, अंडकोश के सीधे क्या होते हैं? अंडकोश के शीर्ष पर, यहाँ पे जो शीर्ष पर दिख रहे हैं, अंडकोश के शीर्ष पर पराग कणों को ग्रहण करने वाले, इस पे क्या होता है? पराग कण को ग्रहण करने वाले स्टिग्मा होती है, ग्रहण करने वाले स्टिग्मा होती है, तथा उसी से एक नली नुमा संरचना निकलती है। उसी से एक नली नुमा संरचना निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल यानी कि वर्तिका कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे एंड्रोसियम। क्या हेडिंग लगाएंगे? एंड्रोसियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे। ठीक है, तो पुमंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसको जूमिंग करके, इसको काट पीट करके हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ अब देखते हैं। ठीक, तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया? एक हेडिंग बोला हमने, ठीक है, जिसको बोलेंगे एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। आइए आप लोग हेडिंग डालेंगे एंड्रोसियम यानी कि पुमंग के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पुमंग के बारे में। ठीक है, पुमंग क्या होता है? जैसे मैंने बताया, ये पूरा क्या है? एंड्रोसियम ही होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो पूरा बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, यानी कि लगभग मान के चलो 1 घंटा लगेगा टोटल। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा आज हम लोग क्या करेंगे? नर वाला जो टॉपिक होगा पूरा इसमें ख़त्म करने वाला है। ठीक है,
चलिए, अब इतना आपका लगभग मेरे ख्याल से आपने जो है हेडिंग डाल लिया होगा। ठीक है, तो जो हेडिंग है हमने आपको बताया एंड्रोसियम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग। ठीक है, एंड्रोसियम यानी पुमंग। अगर हम एंड्रोसियम की बात करें, किसकी बात करें, पुमंग की बात करें, तो ये क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि एंड्रोसियम जो होता है भैया, वो एंथर और फिलामेंट का जो है दोनों मिल करके बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें कि यहाँ पर जैसे ये क्या है, ये मैंने आपको बनाया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी के बीच में जो होता है, यहाँ पर होता है योजी। क्या होता है, योजी। योजी होता है। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहली चीज तो यहाँ ये एंथर हो जाता है, एंथर जिसको हम क्या बोलते हैं, पराग कोश। ठीक है, और ये होता है फिलामेंट, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पुतंतु। ठीक है, और एक चीज समझिएगा कि यहां पर जो एंथर होते हैं, एंथर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, द्विकोष्ठकीय होते हैं। एंथर कैसे होते हैं, तो द्विकोष्ठकीय होते हैं। द्विकोष्ठकीय का मतलब क्या होता है, द्विकोष्ठकीय जिसको बोलते हैं डाई। ठीक है, डाइथिकस, डाइथिकस क्या बोलते हैं, डाइथिकस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, डाइथिकस है ना, OUS रहेगा, OUS, डाइथिकस। समझिए, जो भैया यहाँ पे एंथर है, परागकोश है, ठीक है, डाइथिकस मतलब दो भाग होते हैं, एक और दो। ठीक है, एक और दो, इसके पीछे भी दो होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, द्विकोष्ठकीय होते हैं, यानी कि द्वि। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। यहाँ पर जो ये लगा होता है इस वाले को, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं योजी, यानी जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव, योजी। क्या बोलते हैं, योजी। योजी द्वारा दोनों एक एक कोष्ठ दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, स्टेम है। क्या है, स्टेमन है। ठीक है, अब उसके बाद समझिएगा कि जब हम इसको अलग करते हैं, जब हम इसको बीच से काटते हैं, क्या करते हैं, जब इसको हम बीच से काटते हैं तो देखते हैं इस द्विकोष्ठकीय में क्या होते हैं, चार प्रकोष्ठ होते हैं। इस दो कोष्ठ में, ठीक है, एक में दो होते हैं, एक में दो होते हैं, यानी कि टोटल 4 प्रकोष्ठ हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4 प्रकोष्ठ इसमें बन जाते हैं। समझाते हैं आपको ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये। अब इसमें समझिएगा, इस तरीके से ये बने हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, ये वाला यहां पर और ये पूरा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये आपको 4 फली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऊपर भी बना सकते हैं आप, इसकी टोपी जो आपने अलग किया है।
ठीक है। तो इसके बीच में जब इसको अलग किया गया तो इसके बीच में कुछ भरे होते हैं, ये क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ। इसके बीच में जो ये भरे दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम रेड कलर से बनाए, उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, जिसको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। यही परागकण जब इनका स्फुटन होता है, इसी परागकण का जब स्फुटन होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाली जो परतें होती हैं जब ये टूटती हैं, ये परतें जब टूटती हैं तो उसके बाद क्या होता है? स्फुटन जिसको बोलते हैं। जब ये परतें आपस में सिकुड़ती हैं, जैसे जब सूखेगा तो सिकुड़ेगा आपस में, जब सिकुड़ेगा भैया तो यहाँ से फटने लगेगा। ठीक है, जब फटेगा तो फूट जाएगा ये। जब ये फूटता है तो इसकी जो संरचना बनती है वो इस प्रकार से बनती है। जब ये फूटेगा तो उसमें से पॉलन सेक में क्या होंगे? ये निकल जाएंगे, परागकण क्या होंगे? निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये यहां से क्या होंगे? यहां से ये निकलेंगे। जब यहां से ये निकलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ये यहां पर हम सटा सकते हैं इसको, यहां पर। ठीक है, अब समझिएगा, मैं आपको इसमें केवल पार्ट ही बता रहा हूं। ठीक है, जब इसका क्या होगा? स्फुटन होगा। क्या होगा? स्फुटन होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं डाइहिसेंस। जब इसका स्फुटन होगा तो इसके क्या होंगे? परागकण इसके निकलेंगे। इसके जो परागकण होंगे वो निकलेंगे। कौन निकलेगा? परागकण निकलेंगे। ठीक है, परागकण निकलेंगे। ठीक है, जब परागकण निकलेंगे तो जहां पर ये परागकण आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? तो जो जहां पर परागकण रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? पॉलन सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन सेक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पॉलन सेक, यानी कि जिसको बोलते हैं पॉलन सेक माइक्रो स्पोरेंजियन, स्पोरम जीएस, स्पोरेंजियम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। ठीक है, क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। इसी लघु बीजाणु धानी में ये परागकण क्या होते हैं? स्थित रहते हैं। तो उसे एक वाले हिस्से को, यानी कि एक पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? परागपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागपुट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंथर सेक। ठीक है, एंथर सेक बोलते हैं। एक हिस्से को क्या बोलेंगे? एंथर सेक बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं आगे, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसके बारे में आपको लिखना है, यानी कि पुमंग के बारे में आपको लिखना। तो हेडिंग लगाएंगे पुमंग और ये फिगर बनाएंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे पुमंग में कि पुमंग पुष्प का नर जननांग है। पुमंग पुष्प का नर जननांग है। पुष्प के इकाई को लघु बीजाणु पर्ण या पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, पुमंग के इकाई को लघु बीजाणु पर्ण या फिर पुंकेसर कहते हैं। आवृत्त बीजी पादपों में परागकोश, आवृत्त बीजी पादपों में परागकोश द्विपालियों में होता है। आवृत्त बीजी पादपों में परागकोश दो पालियों वाला होता है। अतः परागकोश, ठीक है, अतः
अतः परागकोश द्विपालित होता है। अतः परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है। फिर लिखेंगे इसे डाइथिकस एंथर कहते हैं। इसे डाइथिकस एंथर कहते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ पाली में 2 प्रकोष्ठ होता है। प्रत्येक प्रकोष्ठ पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए एक में 2 है ना, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे लिखिएगा जिसे परागपुट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परागपुट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? परागपुट कहते हैं। आगे लिखिएगा जिसे हम परागपुट या लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं और इसी को हम परागपुट भी कहते हैं। आगे लिखिएगा, ठीक है, कहते हैं लेकिन मालवेसी कुल के, मालवेसी ऐसे लिख लीजिएगा, मालवेसी कुल, जो मालवेसी कुल होते हैं, मालवेसी कुल के पादपों में 1 कोष्ठकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो 1 कोष्ठकीय होते हैं। कैसे होते हैं? 1 कोष्ठकीय होते हैं। मालवेसी कुल वाले 1 कोष्ठकीय होते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि जो 1 कोष्ठकीय मालवेसी वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए कौन हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिड। अगर ये 1 कोष्ठकीय होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोथीकस। क्या बोलेंगे? मोनोथीकस बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनोथीकस। अगर ये मोनोथीकस है तो कौन आ जाएगा इसमें? तो मोनोथीकस में आ जाएंगे गुड़हल। कौन आ जाएगा? गुड़हल, ये हो गया। और एक चीज़ आएगा, ठीक है, कपास, गुड़हल, कपास, ये आ जाते हैं। बाकी एटीसी लगा देना, ठीक है। ये तुम्हारे इन सब में क्या होता है? 1 जो है कोष्ठ पाया जाता है इसमें, 1 कोष्ठ इसमें पाया जाता है। उसके बाद जिसमें दो पालियाँ पाई जाती हैं, जैसे, ठीक है, जिसमें 2 पालियाँ पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? 4 प्रकोष्ठ। जैसे सरसों हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ठीक है, इन सब में क्या होती हैं? 2 पालियाँ पाई जाती हैं। जिसमें 2 पालियाँ पाई जाती हूँ, ठीक है, डाइथिकस नहीं लिखा क्या? यहाँ पे हमने लिखा है डाइथिकस। जिसमें 2 पालियाँ पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? जैसे मटर और सरसों, मटर और सरसों, इन सब में क्या होते हैं? 2 पालियाँ पाई जाती हैं परागकोश के। अब इसमें क्या है? आगे लिखिएगा लघु बीजाणु के अंदर पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन, लघु बीजाणु के अंदर पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु या फिर परागकण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु या परागकण भी इसी को हम कहते हैं। समझ में इतनी बात? इतना हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आज देखेंगे इसके आगे, ये भी सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो पुष्प की संरचना मैंने आपको बताई है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस जिसको बोलेंगे पुंग बीजाणु जनन या फिर लघु बीजाणु जनन। पुंग बीजाणु जनन या फिर लघु बीजाणु जनन या फिर पुंग बीजाणु या लघु बीजाणु नर युग्मक का निर्माण, ठीक है। इसमें इन सबको पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि नर युग्मक का निर्माण कैसे कैसे होता है। चलो ठीक है, नर युग्मक का निर्माण हम लोग देखते हैं। चलो, मुझे लगता है कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे अगर चीज़ें समझ में आएंगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे, जो हेडिंग का नाम होगा माइक्रोस्पोरोजेंसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस जिसको बोलते हैं पुंग बीजाणु जनन या फिर इसी को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन।
लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पुंग बीजाणु या फिर लघु बीजाणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण, या फिर इसे कह देंगे नर युग्मक का निर्माण। चलिए आइए, इतनी लंबी, इतने नाम इसके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, IMP है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक दिन का हम पुष्प लेते हैं। कितने दिन का? एक दिन का जब हम पुष्प लेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे एक पुष्प हम लेंगे ना, जो कि कैसा होगा, एक दिन का होगा। ठीक है, अगर वो एक दिन का पुष्प है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये पुष्प अब यहाँ पर हमने प्रागकोश को भी लगा दिया। ये प्रागकोश, ये है एक दिन का। अब इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ से ये प्रागकोश आगे चलेगा तो ये टूटेगा। ठीक है, जब ये टूटेगा भैया तो इसको हम बीच से काटेंगे भी। जब इसको बीच से कट करते हैं तो इसकी संरचना बन के आती है। जब बीच से कट करेंगे तो इसकी संरचना क्या बन के आती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब बीच से कट करते हैं, ये सब बनाना पड़ेगा भैया। ठीक है, जब बीच से कट करते हैं तो इस प्रकार से इसकी संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं, नवीन, ठीक है, पराग कोश, मतलब नई पराग कोश। जब नवीन पराग कोश को बीच से काटते हैं तो देखते हैं इसके आगे की जो प्रोसेस बन के आती है वो क्या बन के आती है। तो इसके आगे की जो प्रोसेस बन के आती है वो आपका इस प्रकार से कुछ दिखाई देती है, जो कि ठीक है, मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से, ठीक है, इसके साइड में कुछ कोशिकाएं लगी होती हैं, जो कि कोशिकाएं क्या होती हैं, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप सब भी बना लीजिएगा। हालांकि ये अच्छे से बनाना रहता है, लेकिन ठीक है, अगर मैं अच्छे से बनाना बैठूंगा तो भैया टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं आपको ऐसे करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जब इस प्रकार से आप बना लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, तो इस सेल को बोलते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, जिसको बोलते हैं विभिजोतिक, ठीक है, कोशिका, विभिजोतिक विभाजित कोशिका या फिर विभिजोतक कोशिका। मेरिस्टेमेटिक सेल को, ठीक है, विभिजोतिक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभिजोतिक कोशिकाएं, विभिजोतिक कोशिकाएं, ठीक है, विभिजोतिक कोशिका। अब ये जो कोशिकाएं पूरी होती है, पूरे के पूरे क्या होते हैं, विभिजोतिक कोशिकाएं होती हैं, उसको इसमें एक लेयर भी बनती है। यहाँ पे जो है ना भैया, एक लेयर बनती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, बाह्य आवरण या फिर बाह्य त्वचा। अब इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ के जो साइड वाले जो हिस्से हैं भैया ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होकर के एक परपसु कोशिका बना लेता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, दोनों साइड में बड़े हो जाते हैं ये। अब जब दोनों साइड में जब बड़े होंगे तो आगे की जो स्टेज बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, इसको देखते हैं।
ठीक है। अब यही वाला हम केवल बनाएंगे, नीचे वाला नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से मैंने बनाया। अब इसके साइड साइड में जो होंगे ये क्या होंगे, आगे की तरफ ये तुम्हारा एपिडर्मिस एक रहेगा, लेकिन इसमें से एक जो होगा वो बड़ा होने लगेगा, ठीक है। एक क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। साइड साइड में क्या होंगे, एक एक बड़ा होने लगेंगे। जब एक जो है तुम्हारा यहाँ बड़ा होने लगेगा और बड़ा होकर के क्या बनाएगा, प्रपशु कोशिका बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रपशु कोशिका बना लेगा, ठीक है। और यहाँ जो बीच में बनाता है उसको बोलते हैं वाहिनी ऊतक बनाएगा। क्या बनाएगा, वाहिनी ऊतक बनाएगा बीच, ठीक है। ये बनाएगा वाहिनी ऊतक, ठीक है। अब यहाँ पर वाहिनी ऊतक जो बनेगा ये पूरा तुम्हारे क्या होंगे, पूरा के पूरे तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है। पूरे के पूरे मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को लगा करके भर दीजिएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर ये बन जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये भी तो बनता है। यानी ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में है भैया इसको हम क्या बोलेंगे, तो जो बीच में है उसको बोलेंगे वाहिनी ऊतक। वाहिनी ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाहिनी ऊतक, ठीक है। प्रो कैनबियल स्टैंड, प्रोकैनबियल स्टैंड बोलेंगे। यहाँ जो साइड साइड में जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा होगा, उसी को बोलेंगे प्रपशु कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रपशु कोशिका बोलेंगे, ठीक है। प्रपशु कोशिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्किस सेल। आर्किस सेल, ठीक है। आर्कियस सेल भी बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं आर्कियस, ठीक है, प्रोयल, आर्कियस प्रोयल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो पहला वाहिनी ऊतक, दूसरा मैंने बताया प्रपशु कोशिका। अब ये आगे जब चलेंगी तो ये एक से क्या बनाएंगी, दो बनाएंगे, विभाजित होकर के क्या बनाएंगे, ये एक से दो बनाएंगी। जब ये एक से दो बनाएंगी प्रपशु कोशिका, तो इसे प्राथमिक और द्वितीयक हम कहने पड़ेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, प्राथमिक और द्वितीयक कहेंगे। चलिए इधर देखते हैं, जैसे बना रहा हूँ भैया वैसे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो प्रपशु कोशिकाएं हैं, सबसे पहली चीज़ तो इसके साइड साइड में क्या है, एपिडर्मिस है, तो जो है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस वाले हिस्से को हम बना लेते हैं। चलिए एपिडर्मिस वाले हिस्से को बनाए। साइड साइड में हमको क्या करना है, एक ये बना देना है, ये हमने बना दिया, ये भी इधर बना दिया हमने। अब हमने कहा ये विभाजित होकर के एक से दो बनेंगे, तो इसी के ऊपर बनेगा, इसी के ऊपर बनेगा, एक से दो बनाएंगे, जो इसी के ऊपर बनेगा। अब जब ये एक से दो बना प्रपशु कोशिका, एक से दो बना, तो इसे हम क्या बोलेंगे। और सुनो, यहाँ जो बीच बीच में है ना भैया, बीच में संवहनी ऊतक रहेगा, संवहनी ऊतक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ सब टोटल क्या रहेंगे, इसके जो है रहेंगे यहाँ पर इसके प्रत, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा वैसे, केवल समझना आपको, ठीक है। मैं वैसे बना करके दिखा दे रहा हूँ।
अब आप लोग जल्दी जल्दी अगर लाइक करवाएंगे, जल्दी जल्दी मेरे चैनल मोनेटाइज करेगा तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड जल्दी लेकर के आऊँगा और जल्दी डिजिटल बोर्ड से पढ़ाऊँगा, तो ज़्यादा फिगर मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझ में और भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर इसको भर दिया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है वो आप देखिए। जब मैंने इतना बनाया तो इसमें परपशु कोशिका भी बना, ठीक है, जिसको बोलेंगे प्राथमिक पुंग बीजाणु। क्या बोलेंगे? प्राथमिक पुंग बीजाणु बोलेंगे, यानी कि कौन से वाले शिशु को बोलेंगे प्राथमिक पुंग बीजाणु? तो ये वाले बोलेंगे प्राथमिक पुंग बीजाणु। ठीक है, प्राथमिक पुंग बीजाणु, ये हो गया प्राथमिक पुंग बीजाणु। ठीक है, जिसको बोलेंगे प्राइमरी ठीक है, प्राइमरी माइक्रो स्पोर जीनस, स्पोरोजीनस। तो जैसा कि देखें आप कि मैंने इसको बनाया प्राथमिक पुंग बीजाणु। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी माइक्रोजेनेसिस सेल। ठीक है, ये बनाया। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, प्राथमिक भित्ति जो होगा ये भी तुम्हारा बनाएगा, यानी यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक मिनट ध्यान सुनो, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। प्राथमिक पुंग बीजाणु ये बनाता है, ठीक है, और यहाँ जो होगा ये पहला वाला नीचे वाला ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा प्राथमिक भित्ति। ठीक है, कोशिका बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाएगा। अब जब ये प्राथमिक भित्ति कोशिका बना लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी, ठीक है, पैराइटल सेल बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा ये वाला, ये तुम्हारा बनेगा ए बी सी। अब इसके बाद फिर बनेगा, जो बनेगा वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए डी वाले को देखिए क्या इसको बनाना है। इसके बाद जो संरचनाएं इसकी बनेगी, इसकी पूर्ण रूप से संरचनाएं इसकी बनेगी, यानी ठीक है, ये है डी वाला। अब ध्यान से देखिए, मैंने इस तरह से इसका बनाया जो कि डी वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है, जो ये है एपिडर्मिस जो है, इसको आपको बना लेना है। ठीक है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये रहा एपिडर्मिस। अब यहाँ इसके बीच में क्या था? संवहनी ऊतक जो था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी थी। यहाँ पे होगा टेपिक्टम। ठीक है, अब इसके साइड साइड में कुछ लेयर भी लगे होंगे। और इसके भी साइड साइड में कुछ लेयर लगे होंगे। इसके भी साइड साइड में लेयर लगे होंगे, और इसके भी साइड साइड में लेयर लगे होंगे। ऐसे करके पूरे के पूरे वो भर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई लेयर बनते हैं। ठीक है, अंतः बाह्य सब बनते हैं इसी में, अंतः बाह्य मध्य सब इसी में बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं इसका जो टोटल नामकरण क्या हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा
यहाँ पर ये जो बीच में मैंने रेड कलर का बनाया है, कौन से कलर का? रेड कलर का, ठीक है। ये क्या होगा? तो रेड कलर का जो मैंने बनाया है उसको हम क्या बोलेंगे? तो रेड कलर का जो है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम टेपिटम। क्या बोलेंगे? टेपिटम। क्या बोलेंगे उसको? टेपिटम, ठीक है। क्या बोलेंगे? टेपिटम बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो हमने बताया आपको टेपिटम बताया, उसके बाद क्या है, यहां पर आंतरिक भी परत बनते हैं इसके, यानी कि जिसको बोलते हैं अंतः अस्तर। क्या बोलते हैं? अंतः अस्तर। और भी बनते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर जो टेपिटम का लेयर बनता है, ये पूरा क्या है तुम्हारा टेपिटम का लेयर, ठीक है। इसके बीच में पाया जाएगा लघु बीजाणु। यहाँ पर लघु बीजाणु, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। अब उसके बाद समझिएगा, ये होता है तुम्हारा, इसके बाद ये बाह्य परत। क्या होती है इसमें? बाह्य अस्तर। ये इतना इसमें बनते हैं। ये तुम्हारा है परिपक्व परागकोश, ठीक है, जब इसका स्फुटन होता है तब परिपक्व पराग कोश, ठीक है। इतना आप घुमा करके बनाएंगे। आप इसको नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक नवीन कोशिका, एक नवीन कोशिका एक समान विभज्योतिकी ऊतक, एक समान विभज्योतिकी कोशिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक सेल, से मिलकर बनाओ। देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल लिखा ना हमने, मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर, ठीक है, बना होता है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल चारों कोनों पर यानी कि चारों कोनों पर एक एक कोशिका, ठीक है, बनाती हैं। तो एक एक कोशिकाएं बना रही है ना, चारों कोशिकाएं एक एक कोशिकाएं बनाती हैं, जो चारों कोनों पर आकार में बड़ी हो जाती है। जो चारों कोनों पर क्या होती हैं? आकार में क्या होती हैं? ये बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाएंगे उसके बाद लिखेंगे इनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा। जब इनका कोशिका द्रव्य क्या होगा? गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इनका कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाता है, तथा इसके केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या होता है? केंद्रक जो है स्पष्ट रूप से, ये वाला क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये सेल्स परपशु कोशिकाएं कहलाती हैं। जब ये केंद्रक क्या होंगे, इसके जो पूर्ण रूप से दिखाई देंगे तो उसे क्या कहेंगे? परपशु कोशिका कहेंगे। अब उसके बाद है परपशु कोशिका। परपशु कोशिका को जब हम दो भागों में बांटते हैं तब क्या बनता है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने इतना आपको बताया, जब हम परपशु कोशिका दो भागों में, जब उसमें समसूत्री विभाजन करते हैं, इसी परपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाता है। पहला टूटेगा तुम्हारा प्राथमिक भित्ति कोशिका, दूसरा तुम्हारा टूटता है प्राथमिक पुंग बीजाणु कोशिका, ठीक है। तो जहाँ पुंग बीजाणु भित्ति कोशिका होता है उसमें फिर से समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? लघु बीजाणु पर्ण बनते हैं। क्या बनते हैं? लघु बीजाणु धानी यानी कि पर्ण इसमें बनते हैं। लघु बीजाणु पर्ण में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होते हैं? लघु बीजाणु धानी बनता है। क्या बनता है? लघु बीजाणु धानी बन जाता है, जो कि चारों रूप से दिखाई देते हैं। बना के दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद जो यहाँ पर, ठीक है, क्या था? ये प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका में समसूत्री विभाजन के बाद, ठीक है, इसमें 3 लेयर बनते हैं। पहला तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, उसके बाद टेपिटम बन जाता है। इतने लेयर इसमें बन जाते हैं विभाजन के बाद, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद इसको फिर से एक बार लिख करके समझा देता हूँ आपको। चलिए आइए दिखाते हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि जो क्या बोलते हैं उसको, आर्कियाज, ठीक है, आर्कियल जियोन्स जो है, जिसको बोलते हैं परपशु, ठीक है, क्या बोलते हैं, परपशु कोशिका। परपशु कोशिका में क्या होता है, इसमें विभाजन होता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। कितनी कोशिकाओं में बढ़ जाता है? 2। सबसे पहली चीज़ जो बनेगा उसमें बनेगा प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, ठीक है, क्या बनाएगा इसमें, प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, ये वाला, ठीक है। दूसरा बनाएगा इसमें प्राथमिक, ठीक है, भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में ध्यान रखिएगा, इन दोनों में पुनः क्या होगा, ठीक है, माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के बाद इसमें क्या बनाएंगे, इसको बोलेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे, जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसको बोलते हैं, ठीक है, माइटोटिक, ठीक है, फिर मियोसिस भी बोलते हैं इसको, माइटोटिक डिवीजन, विभाजन होगा। जब ये होगा उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब समझ लेते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो 4 फलक वाला बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, 4 फलक वाला बनेगा, ये 4 फलक वाला। समझाते हैं आपको, इसको हम बोलते हैं समसूत्री और इसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु मातृकोशिका, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, हाँ, लघु बीजाणु। इतना मिलेगा, यहाँ पर चल करके आएगा लघु बीजाणु। आपको तो मिल रहा है कि नहीं, वही चीज़। अब इसमें देखिए, जब इसमें हम क्या करते हैं, पुनः क्या करते हैं, इसमें समसूत्री विभाजन करते हैं, जिसको बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। माइटोसिस जब करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं, तो उसके बाद इसमें 3 लेयर बनते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बनेगा वो लेयर कौन सा बनेगा, यानी कि आउटर लेयर एक हो गया। दूसरा तुम्हारा बनेगा इंडो, ठीक है, इंडोथिलियम बनेगा, ठीक है, जिसको इनर लेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनर लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे अंतः अस्तर, इसको बोलेंगे बाह्य अस्तर। अब तीसरा जो बनेगा वो होगा टेपिटम, ये बनेंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेपिटम, अंतःस्तर और बाह्य स्तर और लघु बीजाणु यहाँ पे बने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे की जो क्रिया बनेगी, ठीक है। अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे युगपत प्रकार का, ठीक है, जो है इसमें निर्माण हो रहा है ना, किस प्रकार से ये लोग बनेंगे बीजाणु,
चलिए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार के बीजाणु इसमें बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें किस प्रकार के बनेंगे, तो जिसको बोलेंगे युगपत प्रकार का। इसके अंतर्गत चलिए आइए युगपत प्रकार की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिमुलेटन, क्या सिमुलेटन, ठीक है, सिमुलेटन इक्यूस टाइप, ठीक है, युगपत प्रकार का। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज आप क्या डालेंगे, युगपत प्रकार। ठीक है, ये रहा। इसमें दो प्रकार आपको पढ़ने होते हैं, एक और होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ने भी हैं और कुछ लिखने भी हैं। तो परपशु कोशिका में के बाद क्या होता है, इसमें दो प्रकार के बनते हैं। इसको होता है कर्मानुसार, क्या होता है, कर्मानुसार प्रकार, कर्मानुसार प्रकार। ठीक है, जिसको बोलते हैं सक्सीरियस सक्सीरिव टाइप, ये हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको इतना दोनों हेडिंग्स लिखे हैं। दोनों हेडिंग्स के में ये बीजांड के प्रकार में आपको बताना है कि किस प्रकार से ये चतुष्क बनते हैं, किस प्रकार के ये द्विगुणित बनते हैं। मतलब ये आपको बताना कब सम बनेंगे, कब ये जो है द्विपार्श्व इनके बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु कैसे कैसे ये बनेंगे, कब कौन 3D होगा, कौन 4D होगा, ये हमको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक क्या कर लेते हैं, एक कोशिका ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब ध्यान क्या देना है, ठीक है। अब इसके आगे जब चलते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इसके मात्र कोशिका का, जब हम एक मात्र कोशिका ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो स्पोर मदर सेल, मात्र कोशिका को जब लेते हैं तो इसके मात्र कोशिका में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो ये जो केंद्रक होगा इसका दो भागों में तुरंत क्या होगा, कोशिका जो होंगी, कोशिका द्रव्य, ठीक है, विभाजन व भित्ति का निर्माण ना होगा, इसमें भित्ति का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और इसमें लेकिन कोशिका का विभाजन यानी को साइटोप्लाज्मा जो होंगे इस दो बराबर भागों में, इसको कोशिका भित्ति जो होंगे वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। चलिए ये देखते हैं कैसे, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये दो भागों में तुरंत बटेंगे, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तुरंत ये बढ़ते हैं और जब ये बटेंगे, जब ये बटेंगे तो इस प्रकार से इनकी जो है ये बनती है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर दो पॉइंट लिखना आपको कि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखना है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, कोशिका द्रव्य का
विभाजन नहीं होता। अच्छा, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन है तब किसका होता है? तो कोशिका भित्ति का विभाजन भी नहीं होता इसमें। कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति दोनों का विभाजन नहीं होता। तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का भी नहीं होता विभाजन। ठीक है, ये इतना। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें सेकंड बार विभाजन होगा, यानी कि सेकंड बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब सेकंड बार अर्धसूत्री, जिसको बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, माइटोटिक डिवीजन होगा सेकंड बार, तब क्या बनाएगा ये, तब ये 2 से 4 बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 2 से 4। 2 से क्या बनाएंगे? 4 बनाएंगे। चलिए ये बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये रहा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, एक पीछे रहता है, वो दिखाई नहीं देता क्योंकि 3D स्ट्रक्चर थोड़ी नहीं है कि दिखा दूँ घुमा करके। एक इसके जस्ट पीछे रहेगा। तो ये इस प्रकार से बन जाते हैं, यानी कि 4 फलकों में फिर से बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बनेंगे। एक पीछे तुम्हारा छिपा रहता है। अब उसके बाद फिर से ये मतलब इस तरह से दिखाई देगा। इसको हम पूर्ण रूप से बना देते हैं। पुनः ये जब विकसित होंगे तब ये बनेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें बन जाएंगे। एक पीछे भी होगा। जैसे मेरे आप पीठ को देख पा रहे हैं, क्या मेरे आगे वाले हिस्से को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे ना। सेम वैसे इसको भी आप देख पाएंगे, इसके पीछे वाले हिस्से को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे चतुष्क फलकीय चतुष्क। चतुष्क फलकीय चतुष्क, ये 4 फलक वाला होता है। क्लियर हो गया इतनी बात? अब देखिए, यहां बनाने के बाद, ये बनाने के बाद आप लिखेंगे, लिखिए, बता रहा हूं, लिखेंगे जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य विभाजन व भित्ति निर्माण ना हो, कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति का निर्माण ना हो, तो इसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो इसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इस प्रकार से बने माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स चतुष्क कार्य नीति से विन्यसित रहते हैं। कार्य नीति से क्या होते हैं? विन्यसित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? द्विबीजपत्री पौधों में, जैसे द्विबीजपत्री पौधों में ये प्रक्रियाएं होती, चतुष्क फलकीय वो होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं कर्मानुसार वाला, देखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कर्मानुसार प्रकार। ठीक है, तो कर्मानुसार प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, कर्मानुसार प्रकार के बारे में ध्यान दीजिएगा। कर्मानुसार प्रकार की बात अगर हम कर लें तो इसमें भी जैसे एक, हम इसमें भी क्या करेंगे, एक कोशिका लेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप मदर सेल का एक हमने लिया। अब इसमें देखिए भैया, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति दोनों अलग होंगे। ठीक है, देखिएगा, ठीक है। अब जब हम इसका क्या कर देते हैं, अर्धसूत्री करते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट करते हैं,
पहली बार जब अर्धसूत्री करेंगे तो इसकी जो संरचनाएं बनेंगी ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये बनाया। यहाँ पे जो है द्रव भरे होंगे, यहाँ पर द्रव जो है पूर्ण रूप से भरे होंगे, यहाँ पर भी द्रव भरे होंगे। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो बनेगा आगे, ठीक है, फिर से जब सेकंड वाला होगा, अर्ध सूत्री विभाजन होगा सेकंड। जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो ये एक से क्या बनाएगा, ये एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिका इधर, एक कोशिका इधर बना लेंगे। और जब ये कोशिकाएं बनाएंगी तो ये इस प्रकार से बनेगा। यहाँ बीच में द्रव भरा होगा। ठीक है, ये बनाया। अब उसके बाद ये दोनों बीच से क्या होंगे, केंद्रक अलग होंगे। दोनों क्या होंगे, केंद्रक अलग होंगे। कैसे अलग होंगे, चलिए देखते हैं। एक जो है चला आएगा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों क्या हो, दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, जब ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो इसके बीच में ये वाली संरचनाएं बन जाती है, मतलब इसको कनेक्ट करके ये रखती हैं, ये बनता है। उसके बाद ये चारों क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बनते हैं। ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है चीजें बनेंगी। ठीक है, इसको बोलेंगे समद्विपार्श्व चतुष्क। क्या बोलेंगे इसको, समद्विपार्श्व चतुष्क लघु बीजाणु। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें लिखेंगे, ये बनाने के बाद इसमें लिखेंगे कि जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन तथा भित्ति का निर्माण करती है तो इस चतुष्क को कर्मानुसार कहते हैं। इसमें चारों बीजाणु, ठीक है, इसमें चारों बीजाणु एक ही तल पर दिखाई देते हैं। इसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। इसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैलोजन एक एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है, एक कैलोजन, इसमें एक एंजाइम होगा, कैलोजन। ठीक, क्या होगा, एक कैलोज एंजाइम होगा। ये जो एंजाइम होगा ना भैया, ये एंजाइम जब क्या होता है, ये एंजाइम स्रावित होता है टेप्टम से। कहाँ स्रावित होता है, टेपिटम से स्रावित होता है। ठीक है, कैलोज एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, टेप्टम से स्रावित होता है। ये लिख लीजिएगा कि कैलोज एंजाइम टेप्टम से स्रावित होता है, जो इनको जोड़ करके रखता है। जब यही कैलोजन एंजाइम धीरे धीरे नष्ट हो जाता है तो चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब ये उधर चला जाएगा, इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। जैसे हमने रेडी देखा ना, रेडी आरएनडी जिसको बोलते हैं, जब वो परिपक्व हो जाते हैं, फूटते एकदम छिटक जाते हैं पूरा, वही चीज़ है। ठीक है, हो जाते हैं जब स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बीज पत्री पौधा, ये इतना हो गया। उसके बाद
आप लोग हेडिंग लगाएंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित 5 लघु बीजाणु किस प्रकार विन्यसित होते हैं ये। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखेंगे आप लोग। ठीक है, ब्लैक पेन से आप लिखेंगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित 5 लघु बीजाणु किस प्रकार विन्यसित होते हैं, ये पड़ गया होगा हेडिंग। तो मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूं। ठीक है, 5 लघु बीजाणु डायरेक्ट लिख देता हूं। 5 लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। चलिए 5 लघु बीजाणु की अगर मैं बात कर लेता हूं, सबसे पहला जो आएगा जिसको बोलते हैं चतुष्क फलकीय। 5 इसमें देखिए मैं बनाऊंगा। ठीक है, टोटल 5 देखिए, एक यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 5। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, तो जो पहला होगा जिसको बोलते हैं टेट्रा, ठीक है, हार्डियल। क्या बोलते हैं? टेट्रा हार्डियल, टेट्रा हार्डियल। ठीक है, टेट्रा हार्डियल, एक मिस्टेक हो गया, टेट्रा हार्डियल। ठीक है, जिसको बोलते हैं चतुष्क फलकीय। क्या बोलते हैं? चतुष्क फलकीय। ये हेडिंग हो जाएगी। दूसरी हेडिंग जो बनेगी वो होगा तुम्हारा समद्विपार्श्व चतुष्क। ठीक है, बिलिएटरल। ठीक है, जिसको बोलते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क। ये हो गया। तीसरा क्या होगा? जिसको बोलते हैं क्रॉसित टेट्राड। क्रॉसिड क्रॉसित टेट्राड। आइए पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। चलो, इन तीनों में ध्यान दीजिएगा कि जब चारों लघु बीजाणु चारों फलक पर स्थित हों, जब चारों लघु बीजाणु चारों फलक पर स्थित हों, ठीक है, यानी इस प्रकार से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसी प्रकार को हम क्या बोलेंगे? उसको टेट्रा हार्डियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? टेट्रा हार्डियल बोलेंगे, टेट्रा हार्डियल। ठीक है, जब चारों क्या हों? चारों फलक पर हो। कौन? बीजाणु, लघु बीजाणु। ठीक है, पर हो लघु बीजाणु, तब उसे हम क्या कहेंगे? चतुष्क फलकीय कहेंगे। अब आगे देखिएगा, जब, ठीक है, क्या नाम है, जब 4 लघु बीजाणु एक तल पर स्थित हों। अब की बार क्या होगा? जब 4 लघु बीजाणु एक ही तल पर स्थित होंगे,
जब चार लघु बीजाणु एक ही तल पर क्या होंगे, एक स्थित होंगे तब, यानी चार लघु बीजाणु एक ही तल पर हो तब उसे कहेंगे समद्विपार्श्व चतुष्क बोलेंगे। आगे, जब दो लघु बीजाणु 90 डिग्री पर हो और दो कैसे हो, ठीक है, यानी कि जब चार लघु बीजाणु में से दो लघु बीजाणु 90 डिग्री पर स्थित हों तो उसे हम क्रॉसित, ठीक है, टेट्रॉड कहते हैं। नब्बे डिग्री पर, ये देखिए 90 डिग्री पर है ना, 90 अंश के कोण पर, 90 अंश के कोण पर, ठीक है। यानी इसमें आप क्या लिखेंगे, जब चार लघु बीजाणु में से दो 90 अंश के कोण पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉसित टेट्रॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉसित टेट्रॉड बोलेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्रॉसित टेट्रॉड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अच्छा, इनके बारे में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग डालेंगे आप चतुष्क फल की, ये लिखेंगे आप कि जब चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थित हों तो इस प्रकार के फलकों को, ठीक है, क्या बोलते हैं, उसको चतुष्क फलकीय कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा तुम्हारा किसमें, इस वाले में द्विबीजपत्री पौधों में, इसमें लिखिएगा समद्विपार्श्व चतुष्क में लिखिएगा जब चार लघु बीजाणु एक तल पर स्थित हों, जब चार लघु बीजाणु एक ही तल पर स्थित हों तो इसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एक बीजपत्री पादपों में, इसमें लिखेंगे आप क्रॉसित टेट्रॉड में कि जब चार लघु बीजाणु में से दो लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 अंश पर स्थित हों तो उसे क्रॉसित टेट्रॉड बोलेंगे। फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। फिगर आप लोग बनाते हुए चलेंगे, अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको वो चीज़ें सही मानी नहीं जाएंगे, ठीक है। इसलिए फिगर आप लोग बनाएंगे ही। उसके बाद अगला है तुम्हारा चौथा जो तुम्हारा आएगा वो होगा रेखीय। क्या होगा, रेखीय चतुष्क, लाइनर, रेखीय चतुष्क, ठीक है, लाइनर। पांचवा क्या होगा, पांचवें को क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, टी शेप्ड, यानी टी आकार का मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कौन से चतुष्क की बात कर लेता हूं, रेखीय चतुष्क की। तो जो लाइनिंग बाई लाइनिंग में हो, कैसे हो, जो लाइनिंग बाई लाइनिंग में हो, यानी जैसे जो इस प्रकार से हो, एकदम रेखा में हो, इसी को बोलते हैं रेखीय चतुष्क। रेखीय चतुष्क क्या बोलेंगे, इसे रेखीय चतुष्क बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे हम रेखीय चतुष्क कहते हैं। जैसे तुम्हारा हो जाएगा हाइलोफिला, एग्जाम्पल में हो जाएगा हाइलोफिला, ठीक है। उसके बाद है टी शेप्ड। टी शेप्ड की अगर हम बात करें तो टी शेप्ड में क्या होगा, ये टी के आकार का बनता है। कैसे बनता है, ये टी के आकार का एक बनेगा, वो भी उल्टा, ठीक है। बाकी दो कैसे होंगे,
एकदम आमने सामने होंगे। इस प्रकार से ये बनेंगे। ठीक है, समझ पाए? अब इतना मैंने आपको बना करके दिखाया। ठीक है, यानी यहां पर ध्यान देना है कि जब 4 लघु बीजाणु में से 2 लघु बीजाणु लंबवत कैसे हों, 2 लघु बीजाणु लंबवत, 2 अनुप्रस्थ हों, तो उसे हम टी शेप्ड कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में एरिस्टोलोकिया आ जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले में आप क्या लिखेंगे, रेखीय चतुष्क में लिखेंगे जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उसे, ठीक है, रेखीय चतुष्क कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइलोफिला, ये शेप बनाएंगे। उसके बाद क्या है, टी शेप्ड के आकार का। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जब 4 लघु बीजाणु में से 2 लघु बीजाणु लंबवत, 2 लघु बीजाणु कैसे हैं, लंबवत, और 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ हो तो उसे टी शेप्ड कहते हैं। जैसे, ठीक है, एरिस्टोलोकिया, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट वाइज करके, उसमें लिखेंगे, ठीक है, स्टार बना करके लिखेंगे कि लघु बीजाणु चतुष्क, कि लघु बीजाणु चतुष्क कुछ समय पश्चात, लघु बीजाणु चतुष्क कुछ समय पश्चात एक दूसरे से अलग होकर लघु बीजाणुधानी में बिखर जाती है, लघु बीजाणुधानी में बिखर जाती है। ठीक है, परंतु कभी कभी एक या एक से अधिक लघु बीजाणु, परंतु कभी कभी एक या एक से अधिक लघु बीजाणु चतुष्क आपस में संयुक्त होकर, यानी कि जुड़कर, संयुक्त होकर, ठीक है, संयुक्त परागकण का निर्माण करती हैं, संयुक्त परागकण का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप क्या चीज, ठीक है, टाइफा, ठीक है, ड्रोसेरा। एग्जाम्पल में देखो मैं लिख दे रहा हूं, टाइफा ड्रोसेरा, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ट्राइफा ड्रोसेरा। दूसरा स्टार बना कर लिखेंगे कि कुछ पौधे जैसे मदार, ऑर्किड में लघु बीजाणु, जैसे मदार, ऑर्किड में लघु बीजाणु संयुक्त होकर एक परागपिंड, लघु बीजाणु संयुक्त होकर एक परागपिंड बनाते हैं। कीट परागण, ठीक है, क्रिया के समय, कीट परागण क्रिया के समय परागकण पिंडों में से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर, ठीक है, पहुंचते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब